360 डिग्री एनालिसिस नहीं आया था, उसको लेके काफ़ी सारे कमेंट आने लगे थे। कुछ कमेंट तो ऐसे थे कि कहीं हमने 360 डिग्री सीरीज को बंद तो नहीं कर दिया। अरे नहीं भाई, ये तो आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। तो इस बार का 360 डिग्री एनालिसिस पहले से भी काफ़ी शानदार होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के साथ साथ ऑप्शन एलिमिनेशन, शॉर्टकट और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन पे भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा बहुत डिमांड में रहने वाला टेस्ट सीरीज, टेस्ट रैंकिंग को भी हमने इंक्लूड किया है और इसके शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी के मॉक टेस्ट जिनका हम सोल्यूशन करने वाले हैं उनमें है आरबीई, ओबी और पंडित। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के मॉक एनालिसिस की। अगर आप चाहे तो पेन पेपर के साथ साथ पॉपकॉर्न लेके भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले द पंडित लाइव मॉक 17 का सोल्यूशन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें है कि एक इंसान बाइसाइकिल खरीदता है और 2 इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट है 3630 का पे कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। तो हमें बताना है कि बाइसाइकिल का ओरिजिनल कीमत क्या था। अब इसको नॉर्मल तरीके से तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि टोटल इंस्टॉलमेंट इसने कितना पे किया तो 36 दूना 72, 7260 पे किया। तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट प्राइस होगा या लेस देन 7260 होगा। बोल के बिल्कुल सही। तो पहला वाला तो ऐसे ही चला गया। 7200 भी ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि 10% की दर से 2 साल में जो इंटरेस्ट है मात्र 60 रुपीज थोड़े ना आएगा। तो अब 6300 एंड 6000 पे बात रुक गया है। अच्छा, अब चूंकि हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं देते तब 2 साल का आर इफेक्टिव हो जाता है 21%। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तब जो आर इफेक्टिव है वो लेस देन 21% होगा। इसमें कोई बात नहीं। अगर आप 6000 को लेके चलोगे तो 6000 का 21% कितना होता है? गया गया, ये आ जाएगा 1260। मतलब कि यहाँ पे 6000 एंड इसको मिलाएंगे तब टोटल कितना आ गया? 7260 रुपये। जाहिर सी बात है चूंकि हम इंस्टॉलमेंट में बात कर रहे हैं तब जो रेट इफेक्टिव होना चाहिए 21% से कम होना चाहिए। इसका मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6300। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं कि 10 का 11 देगा एक साल में। दूसरे साल के लिए अगर देखेंगे तो 100 के जगह पे 121 देना पड़ेगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 से गुना करेंगे। टोटल इधर कितना आ गया? 210 आ गया और ये आपका आ गया ये कितना आ गया? 121 और 121 आ गया ना। 121 का ही वैल्यू तो है 3630। आप देख रहे हो कि 30 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6300। हालांकि ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा इजीली हो गया लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का आइडिया भी रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो इसमें है कि बी जो है इन्वेस्ट करता है डबल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। मतलब ए ने जितना इन्वेस्ट किया है उसका डबल अमाउंट बी इन्वेस्ट करता है। पहले लिख ही लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया। इन्वेस्टमेंट में अगर ए एक्स इन्वेस्ट किया है तो बी कितना किया है? 2x इन्वेस्ट किया है। रेशियो ऑफ टाइम्स फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड है 2:3। मतलब ए अगर 2 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो बी 3 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या हुआ है कि ए फर्दर इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम विच मेक्स टोटल टाइम इन्वेस्टेड फॉर ए इक्वल टू टोटल टाइम इन्वेस्टेड फॉर बी। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो कि ए ने 2 यूनिट और बी ने 3 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। बोल के बिल्कुल सही। क्योंकि ए जो है आपका 1 यूनिट कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, दोनों इक्वल करना है तो ए 1 यूनिट और टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इस बार जो है ए अपना इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा। अगर ए अपना इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा तो हमें बताना है कि प्रॉफिट ऑफ ए अगर 81,000 है तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं। बी का जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही है तो 3 यूनिट, 2 इंटू 3। क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही प्रॉफिट का रेशियो में आ जाता है। अब ए जो है पहले 2 यूनिट के लिए तो इसने x इन्वेस्ट किया था तो बोले कि बिल्कुल सही। तो यहाँ से आ जाएगा 2x। अगला जो 1 यूनिट टाइम है उसके लिए शुरू का जो इसका इन्वेस्टमेंट था उसका डबल कर दिया। शुरू का इन्वेस्टमेंट x था तो अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2x 1 यूनिट के लिए। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 4x और यहाँ पे आ गया 6x। इसे आप 2:3 बोल सकते हो। तो 2 का वैल्यू है 81,000 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121500। तो जो आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही शानदार है। हम सजेस्ट करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो अगर आपको यूनिक लगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए फिर सोल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे a² माइनस एस टी प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, a² प्लस एस टी प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और हमें ये वाला पार्ट चाहिए। अब जो सेकेंड पार्ट जो आपको चाहिए ना ये बेसिकली ऊपर के दोनों का प्रोडक्ट है। बोलोगे कि कैसे? देख लीजिए। a² प्लस टी स्क्वायर माइनस एस टी
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एस टी से, तब क्या आएगा? ऑल्दो इधर तो आ जाएगा 9 छक 54। ये देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर में से एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस करना होगा, आ जाएगा एस टू डी पावर 4 प्लस टी डी पावर 4। ये आएगा 2 एस स्क्वायर टी स्क्वायर और एस स्क्वायर टी स्क्वायर एक माइनस है, तो मिल के आ जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर। वैल्यू आ रहा है आपका 54 बोले तो ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला तो ईजी ही था। आगे बढ़ के देखेंगे तो इसमें है कि पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर क्या होगा, जिसको आप एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो। सर्कल का डायमीटर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो अगर सर्कल का डायमीटर 13 सेंटीमीटर है और इसके अंदर हमें क्या करना है? लार्जेस्ट स्क्वायर को इंस्क्राइब करना। चलिए स्क्वायर को इंस्क्राइब करके देख ही लेते हैं। ऑल्दो स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। हमें पता है कि ये जो स्क्वायर होगा ना, अगर इसका साइड हम ए ले लें तो ये जो डायगोनल है ये होगा √2a, और यही डायगोनल जो सर्कल है उसका डायमीटर है। डायमीटर कितना दिया है? 13। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13/√2। हमें कितना चाहिए? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? 4a ना, पेरीमीटर। तो जब 4a करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 26√2। 26√2 बोले तो ऑप्शन नंबर 3। ये भी इजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है। इसमें क्या बोला है कि टॉप एंड बॉटम ऑफ एन अपराइट पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अपराइट टावर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले ना शुरू में हमें ये समस्या आती थी कि अरे पता कैसे चलेगा कि किसका हाइट ज़्यादा है किसका हाइट कम है। फिर हमने एंगल पे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप एंगल को ऑब्जर्व करोगे, जैसा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉप एंड बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यही है ना कि आपको ऊपर की तरफ देखना है। अगर ऊपर की तरफ देखना है तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हो वो पॉइंट नीचे होना चाहिए। का मतलब समझ गए ना कि जो पोल है ना उसकी हाइट टावर की हाइट से क्या है? कम है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर हमें निकालना क्या है? वैसे निकालना है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर टू हाइट ऑफ पोल। तो अगर हम इसका हाइट को h मान लेते हैं, जो आपका टावर है उसके हाइट को h मान लेते हैं, एंड जो पोल है उसके हाइट को x मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, एंड ऊपर कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हाइट h है तो हमें पता है ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना हो जाएगा? h/√3। अब नीचे h/√3 हुआ है तो ऊपर भी h/√3 होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक चीज आप ध्यान में दें कि ये x पार्ट है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? बोलेंगे कि x हो जाएगा। जो ऊपर का ये पार्ट है ये तो h-x है, बोले कि बिल्कुल सही। तो अब क्या कर सकते हैं, चूंकि 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री है, इसका मतलब कि h-x का जो वैल्यू है ना वो h/√3 का 1/√3 टाइम्स होगा। तो यहाँ से 3h माइनस 3x का वैल्यू कितना आ गया? 2h नहीं h है, तो 2h का वैल्यू कितना आ गया? 3x। h/x जो आपको निकालना था ये कितना आ गया? 3/2। तो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि हाइट ऑफ टावर टू हाइट ऑफ पोल। टावर का हाइट पोल से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन में है आपका पोल का हाइट ही टावर से ज़्यादा दे दिया। अगर आगे चल के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें है कि फिगर में जो दिया हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हो गया कि दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। MN एंड AB जो है बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड है। MN आपको टच करता है इनर सर्कल को, और AB जो है इंटरसेक्ट करता है C एंड D पे। AB का वैल्यू 30 है, CD का वैल्यू 24 है। हमें MN का वैल्यू बताना है। तो बात है कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमें निकालना है MN का वैल्यू, और छोटा वाला सर्कल के रेडियस को स्मॉल और बड़े वाले को कैपिटल R मान लेते हैं। ये जिस पॉइंट पे टच किया इसका नाम P मान लेते हैं। तो ये जो MN है ना, ये क्या होगा? 2 टाइम्स MP होगा, बोले कि बिल्कुल सही। और ये MP का वैल्यू हो जाएगा √r² माइनस r²। तो हमें ना कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² में रिलेशन चाहिए। रिलेशन कहाँ से आएगा? जो नीचे दिख रहा है ना उससे आ जाएगा। देखिए कैसे, हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एक बात आपको समझना है कि अगर AB का वैल्यू 30 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? 15। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका लेंथ आप मान लो स्मॉल d। तो हम एक बात तो ये बोल सकते हैं कि कैपिटल R² में से d² को माइनस करेंगे तो 15 का स्क्वायर आएगा, जो कि आ गया 225। यहीं पे जो छोटा वाला r है, स्मॉल r, ये आपका पिक्चर में आ जाएगा। अब छोटे वाले r² में से अगर हम d के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो CD का आधा होगा। CD है 24, 24 का आधा कितना होगा? 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144।
अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉलर स्क्वायर मिलेगा जो कि होगा 81। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 2√81 जो कि आ गया है 18 सेंटीमीटर। और 18 का मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बार आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक दूसरे का डिफरेंस लेना है। बाकी ऐसा खास कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। आपने इसको कैसे सॉल्व किया था जरूर बताइए। आगे चलते हुए देखेंगे तो एक आर्टिकल है जिसे सर्टेन प्राइस में बेचा गया। कितना में बेचा गया बताया क्या? नहीं बताया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए कि अगर इसे 50% ऑफ दिस प्राइस बेचा जाता, मतलब अभी जिस पे बेचा गया है उसके 50% पे बेचा जाता, तो लॉस होता 33 होल 1/3% का। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर इसको 82.5% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। आपको देखना है कि कहाँ से हमें क्लियर कट रिलेशन मिल रहा है। अगर आप देखोगे 33 होल 1/3% को, तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में क्लियर कट रिलेशन मिलेगा। एक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लेके चले, चूंकि 33 होल 1/3% का लॉस है, मतलब 3 का आइटम जो है 2 में बेच रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जो भी चेंज है वो सेलिंग प्राइस में आ रहा है। ये जो सेलिंग प्राइस है एस ए का मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस का क्या है 50%। क्वेश्चन में दिया है ना कि 50% में बेचने पे इतना का लॉस हुआ, तो एक्चुअल वाला इसका कितना हो जाएगा? डबल, मतलब 4 हो गया। अब जो नया बोला है कि नया में सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लेके चलो भैया, तो क्या कॉस्ट प्राइस चेंज होगा? बोला कि नहीं, वो तो सेम ही है। सेलिंग प्राइस जो पहले वाला 4 था इसका 82.5%। अच्छा, 82.5 का मतलब क्या हो गया? 165/2 ना, तो 165/2% का मतलब 100 हो जाएगा। 5 से ये आपका 40 बार में जाएगा और 33 बार में जाएगा। तो 4 को 33/40 से मल्टीप्लाई करना है। आप ये देखोगे तो 11/10 आ गया। मतलब कि 10 का सामान 11 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 10% का। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी ना पड़ी। तो आप ऐसे ही जहाँ पे क्लियर कट रिलेशन मिले वहाँ से क्वेश्चन को उठाओ। क्या आपने इसको पहले बार में सॉल्व कर लिया था और सॉल्व किया था तो आपका क्या अप्रोच था, आप जरूर बताइए। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है कि सुषमा ने 5 टेबल एंड 10 चेयर लिया है और इनको टोटल खर्चा लगा 39,000 का। उन्होंने टेबल को 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, चेयर को 5% के लॉस पे बेचा। इसने बोला कि जो टोटल चेयर है उसको 8% के प्रॉफिट, सॉरी, टोटल टेबल को 8% के प्रॉफिट पे, टोटल चेयर को इन्होंने 5% के लॉस पे बेचा है। ऐसा करने के बाद भी उन्हें 1950 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना था। इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज करेंगे। देखिए, आप बोलोगे एलिगेशन का आइडिया आपको कैसे लगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट क्वांटिटी या कॉमोडिटी पे हमें पता है कि क्या क्या मिल रहा है। एक पे जहाँ 8% का प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरे पे 5% का लॉस मिल रहा है। इन दोनों को एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में मिलाने के बाद हमें 1950 रुपए का प्रॉफिट मिला। ये जो 1950 का प्रॉफिट है, क्या इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये 1950 हो जाएगा और ये आपका 3900 आ जाएगा। गुना का 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5%। तो अभी आपको पता चल गया कि एक था टेबल, एक था चेयर। और टेबल में 8% का प्रॉफिट है, चेयर में आपको 5% का लॉस है। लेकिन अगर आप इफेक्टिवली देखोगे दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे रेशियो, जिसमें 39,000 को टेबल एंड चेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये आ जाएगा 5 और 5, यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 10:3। टोटल कितना आ रहा है? 13। यही 13 यूनिट की वैल्यू तो है ना 39,000, बोल के बिल्कुल सही। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3000। तो आपको पता चलेगा कि 10 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा आपका 30,000। एंड आपके पास 10 टेबल का कॉस्ट प्राइस हो गया ना, ये हो गया टेबल का कॉस्ट प्राइस। एंड चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 9,000। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल। क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता अगर आपको पूछता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल कितना होगा। तब आप क्या करते? आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो जो 30,000 है ये कितने का है आपका? 5 टेबल का है। तो फिर 1 टेबल का कितना हो जाता? बटा 5 कर लेते हैं तो 6,000। मतलब 6,000 1 टेबल का। मतलब महंगा ही है, सस्ता तो नहीं है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए। क्या आपने इसमें एलिगेशन का यूज़ किया या फिर कोई और इंटरेस्टिंग तरीके से आपने किया है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आते रहता है इस टाइप का। इसमें बोला है कि ABC में A का वैल्यू B से ज़्यादा है, B का वैल्यू C से ज़्यादा है, और तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16/5।
आगे दिया है कि सी को अगर हमने बी से डिवाइड किया तो जो फ्रैक्शन है वो कितना है 9/10। फिर बोला है विच इज लेस देन a/2/5, तो हमें बी एंड सी के बीच का डिफरेंस बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ना अगर आप यहाँ से देखोगे तो बोला है कि जब सी को हमने बी से डिवाइड किया, सी को बी से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये बोला है कि 9/10 आ गया, जो कि ए से कितना कम है, 2/5 कम है। यहाँ से तो ए का वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए, 4/10 तो 13/10 आ गया ना ए का वैल्यू, 9 4 13, 13/10 आ गया। अच्छा, जैसे ही हमें ए का वैल्यू पता चला, आपको तो पहले से ही पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 32/10, 16/5 को हमने 32/10 रख लिया, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और तो 32 में से 13 गया 19, तो ये आ जाएगा आपको 19/10। समझ गए, बोल के बिल्कुल समझ गए। अब बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि b/c का वैल्यू कितना है, 10/9, ऐड करेंगे तो 19 आ रहा है। 19 का वैल्यू कितना है, 19/10, मतलब कि 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। हमें चाहिए बी एंड सी के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 ऑप्शन में दिया है, देखिए कितनी आसानी से हो गया। तो अगर आप परसेंटेज एंड रेशियो का इफेक्टिवली यूज करते हो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को आप निपटा सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है कि अपने पास एक टाइप का लिक्विड है जिसमें 30% है आपका क्या, पानी, 30% वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, दूसरा टाइप का लिक्विड है जिसमें 75% मिल्क है इन द सेम टाइप ऑफ मिल्क एंड वाटर सोल्यूशन। एक ग्लास है जिसमें 7 kg पहला लिक्विड एंड 14 kg दूसरा लिक्विड को फिल किया गया है, हमें परसेंटेज ऑफ वाटर बताना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं, एवरेज से कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि एवरेज एंड एलिगेशन सेम ही चीज़ है? तो समझ रहे हो, सेम ही चीज़ को निकालने का अलग अलग तरीका है। अगर आप बारीकियों के साथ देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ है। चलिए देख लेते हैं। क्योंकि हमें फाइनली वाटर का कंसंट्रेशन चाहिए, वाटर का कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा, एक में वाटर कितना था आपको देखिए 30%, एंड दूसरे में वाटर कितना था 75%। मिल्क है ना, तो वाटर कितना हो जाएगा 20%, 25%। तो एक मिक्सचर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, एक में 30% वाटर है तो दूसरे में कितना है आपका 25% वाटर। सबसे पहले आपको ये समझना है 30 एंड 25 को आप किसी भी रेशियो में मिलाओ, जो आंसर आएगा वो 30 एंड 25 के बीच ही आना चाहिए। तो कोई ऐसा आंसर जो आपको इससे ज़्यादा लेके जा रहा है उसको तो हम ऐसे ही हटा देंगे। ए कितना है 26 या 78, और ए वाला कितना दिखा रहा है 80/7, ये भी ऑलरेडी बहुत ही कम हो गया, 25 से भी कम हो गया, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सही आंसर आ जाएगा 80/3%, क्योंकि यही आपका जो है 25 एंड 30 के बीच में। तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, बस ऑप्शन को ऑब्जर्व करके एलिमिनेट करके आंसर बता दिया। अब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए का 30% है, बी का है 25%, पानी बोल रहे हैं। तो ए का 7 kg एंड बी का कितना है आपका 14 kg। इसको आप ऐसे समझो, ये 1:2 के रेशियो में हमने इसको क्या किया है, ऐड किया। अब एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 और 25 दूना 50 डिवाइडेड बाई 3, देखो 80/3% आ गया। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन के बाद भी आंसर 80/3% ही आ रहा है, और जो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंचे थे उसमें भी आंसर आया था आपका 80/3%। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि लिस्ट नंबर बताना है जिसे अगर हमने डिवाइड किया है 14, 15, 18, 46 से, तो हर एक केस में रिमाइंडर 6 आएगा। अब यहाँ पे आंख बंद करके आंसर हम सेकंड वाला टिक कर सकते हैं। बोलोगे कि कैसे? अगर किसी नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 का कोई भी मल्टीपल है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा आप बताओ। बोल के देखो भैया, इसका यूनिट डिजिट या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। बोल की बात सही। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमाइंडर इक्वल टू 6 है, मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 5 + 6 या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 0 + 6 क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। 6 वाला भी एक ही ऑप्शन है, तो इसी को टिक कर देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या आपने इसको ऐसे एलिमिनेट किया था या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक क्वेश्चन जो है इसमें है कि एक इंसान अपना 1/6 हिस्सा स्टॉक का 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, 1/3 हिस्सा 15% के प्रॉफिट पे, बाकी का हिस्सा जो 1/2 पार्ट बचेगा उसको बेचता है 5% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल अगर उसे 132 के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होता है, तो हमें बताना है कि हाउ मच वाज हिज स्टॉक, उसका स्टॉक क्या था। कोई बात नहीं, आराम से देख लेते हैं।
अब जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखें 1/, जो छठा पार्ट है ना, इसको इसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा। 1/, तीसरा पार्ट को 15% के प्रॉफिट पे बेचा। 1/6 प्लस 1/3 अगर आप करोगे तो सीधे आ जाता है 1/2। तो बाकी का आधा पार्ट बचा, इसको इसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। नेट जो प्रॉफिट इसे हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 10 आ गया, 3 दूना 6 तो 15 दूना 30 और 2 तिहाई 6 तो 3 5 15, मतलब कि 55/6% जो ये बोलेंगे 55/6% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 55/6% होगा कितना, तो नीचे तो 100 चला जाएगा, 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120। तो हमें क्या पता चला कि जो आपको, अच्छा 11/120 का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर प्रॉफिट है नीचे आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये रेशियो है 11/120, यही तो होता है। ये जो 11 है इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 132, मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई किया। हमें यही 120 का वैल्यू चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1440। तो सही आंसर आ गया 1440। देखिए रेशियो चीज़ों को कितना आसान कर दे रहा है। क्या आपने इसे सॉल्व किया था या आपका मेथड कुछ और था, जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें है कि एक इंसान 84 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में, कुछ दूर वो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाई फुट, एंड बाकी जो है आपका 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है, इससे बाइसिकल से। ओके, तो हमें बताना है डिस्टेंस जो उसने बाई फुट ट्रेवल किया वो कितना था। अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 96 किलोमीटर। अच्छा 96 किलोमीटर कैसे हो सकता है, जब टोटल डिस्टेंस ही गया 84 किलोमीटर, तो 96 किलोमीटर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा अगर हम बोले कि 36 किलोमीटर, 36.66 को 36 मान के चलते हैं, 36 किलोमीटर ये गया है बाई फुट, इसे टाइम कितना लगा होगा, बोले कि 3.6 आवर टाइम लगा होगा। 7 घंटे में से बाकी का 3.4 घंटे में ये 25 के रफ्तार से कितना चला जाएगा, 25 या 75 और 25 चौका 100, 85 किलोमीटर चला जाए। लेकिन 36 किलोमीटर पहले ही गया था, इसके पास बचा ही कितना है आपका 50 किलोमीटर से भी कम, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। वैसे ही अगर हम दूसरे ऑप्शन पे चले तो दूसरे ऑप्शन में इसको अगर हम 50 भी लेके चले तो इसे 5 घंटे लगेंगे बाई फुट, बाकी का 2 घंटे में साइकिल से 50 किलोमीटर चला जाएगा, तो 50 और 50 मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर आ जा रहा है। लेकिन इसे तो जाना था 84 किलोमीटर ही, तो जो सही आंसर बचेगा वो क्या होगा, 60.66। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। अगर हमें देखना है कि मीन्स वेरीफाई करना है तो हम बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर गया है 10 के रफ्तार से, तो 6 घंटे लगे, बाकी बचेगा कितना आपको 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर 25 के रफ्तार से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे 0.66 भी तो बचा हुआ था। तो आपने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके हमने सही आंसर निकाल लिया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें है साइन ए प्लस कॉस ए, जिसका वैल्यू दिया है √3, एंड हमें बताना है कि 2 कॉसेक ए प्लस साइन 2a का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली साइन 2a का ही वैल्यू निकालना है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से साइन 2a का वैल्यू कितना आ गया, बोलेंगे कि 2। अगर साइन 2a का वैल्यू 2 है तो ये पार्ट 2 है, और ये होगा 2 × 1/2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लेंगे। अच्छा यहाँ तक आपका ये पार्ट खत्म होता है और पंडित्स का। तो क्या आपने पंडित्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपको परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका, ज़रूर बताइए। अब हम आरबी वाला देखते हैं। आरबी एंड पंडित्स जनरली हम बोलते हैं बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं, एंड पंडित्स का क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं आरबीई का क्या ख्याल है। अगर आरबीई का हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कि ए और बी 2 स्टेशन है जिसके बीच की दूरी है 540 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से स्टार्ट करता है 10 बजे एंड बी की तरफ जाता है 80 की रफ्तार से। दूसरा ट्रेन बी से स्टार्ट करता है 11:30 बजे एंड ए की तरफ जाता है 46 की रफ्तार से। तो कब वो दोनों आपस में मिलेंगे, चलिए इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पे 10 बजे से 11:30 तक यह बंदा 80 की रफ्तार से 120 किलोमीटर चला जाएगा। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। 11:30 टाइम है, इधर से ये जा रहा है 80 की रफ्तार से और इधर से आ रहा है आपका 46 की रफ्तार से। डिस्टेंस बचा है 420 किलोमीटर, हाँ 420 किलोमीटर, और 11:30 बज गया। अब देखिए जो रिलेटिव स्पीड यहाँ से आ रहा है वी रिलेटिव, ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 126 किलोमीटर आ जाएगा पर घंटे। तो 126 से 3
मतलब 1:30 तक तो ये लोग नहीं पहुंचेगा, तो 1:30 वाला तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, 1 मिनट, 1:30 वाला तो नहीं होगा। इसके बाद हमें देखना है कि 3:30 के लिए 4 घंटे इसे चलने पड़ते, तो 4 घंटा नहीं चल रहा है, उससे कम में ही हो जाएगा। तो जब ऑप्शन नंबर 1 नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। इसी का सही होना इसकी मजबूरी है। बाकी आप टाइम निकाल सकते हो कि 420 को हम 126 से डिवाइड करेंगे तो 42 10 बार में और 42 3 बार में 10/3 घंटे, मतलब 3 आवर्स 15 मिनट्स। 3 आवर्स कितना का 20 मिनट्स ना, 3 आवर्स 20 मिनट्स आ गए। तो 3 आवर 20 मिनट्स अगर हम ऐड करेंगे तो 250 आ रहा है। तो आपको हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि क्या हम कुछ कैलकुलेशन बचा सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके। अगर हाँ तो फिर क्यों ना उसका यूज कर लिया जाए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ओ एक पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी में, ओ ए का वैल्यू 16 है, ओ सी का वैल्यू 12 है। ये अच्छा ये सब दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू 16, तो हमें लेंथ ऑफ ओ भी बताना है। अब ये जो हम पहले भी बता चुके हैं बहुत बार आपको, बहुत ही फेमस सा रिजल्ट है। पहले हम डायग्राम बना देते हैं फिर रिजल्ट लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी सी है एंड ए आपको 2020 मतलब जिस बार मेरा मेंस हुआ था CGL का उसमें क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हम बेवकूफ़ों की तरह यूज कर रहे थे आप क्या, कोसाइन रूल। हमें पता चला कि ये कोसाइन रूल का ज़रूरत नहीं है, ये आपका सिंपल सिमिलैरिटी से हो जाता। ये पॉइंट है ओ। अब AO B BO C CO ये तीनों का वैल्यू इक्वल है तो आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ABC बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो OB का जो स्क्वायर है ये आपका OA इंटू OC के बराबर होगा। तो OA इंटू OC कितना हो गया, 16 गुना 12 हो गया, और यहाँ पे OB का स्क्वायर है तो फिर OB का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेंगे। तो 88 64 8√3 हो गया, 64 गुना 3 होता है 192, 16 गुना 12 भी होता है 192। आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कि ABC जो ट्रायंगल है इसका वर्टेक्स सेंटर सर्कल पे लाई करता है। AO को प्रोड्यूस किया गया है मीट करने के लिए सर्कल को P से, एंड D एक पॉइंट है BC पे, AD का परपेंडिकुलर अच्छा है, B का वैल्यू इतना इतना, हमें DAP बताना है। अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही है तो DAP का वैल्यू हो जाना चाहिए 72 में से 54 गया 18 डिग्री, ऑप्शन में है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन वही होना चाहिए जो हम समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना के कंफर्म कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, A B एंड C। AO को इंक्रीज किया था P तक जाने के लिए, तो ये P तक आ गया, यहाँ पे कहीं O होगा। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका नाम क्या है AD, एंड A आपका BC पे परपेंडिकुलर है, और हमें निकालना है DAP। ये जो DAP एंगल होगा ना दोस्त, ये आपका B डिफरेंस C होगा। अब कैसे होगा चलिए हम आपको बता देते हैं। तो 72 में से 54 गया, आंसर आ गया 18 डिग्री। आप ये समझिए कि अगर ए वाला एंगल थीटा है एंड हम P एंड C को ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर हम ज्वाइन करें, चलिए ज्वाइन करने के लिए हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ए वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, बोले कि बिल्कुल सही। चूंकि AP आपका डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलो ये थीटा है, ये होगा 90 डिग्री। ये जो पार्ट है कितना आएगा, बोलेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि चलो ये भी सही। अच्छा ये भी 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए। तो अगर हम आपसे पूछें, और ये जो C वाला पार्ट था इसका नाम हम कुछ देर के लिए अल्फा रख देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि एंगल DAP कितना होगा, तो आप बोलोगे कि देखो भैया ये जो एंगल A है ना, A इसमें से 90 और 90 180 डिग्री माइनस 2 थीटा को माइनस कर दो। अब A का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री में से B एंड C को माइनस करना है, मतलब कि थीटा को एंड अल्फा को माइनस करना है। एक और माइनस उधर जाके क्या हो गया, एक माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का 2 थीटा हो गया, गया 2 थीटा में से थीटा गया थीटा माइनस अल्फा, जिसे आप B माइनस C भी बोल सकते हो। अब B माइनस C होगा या C माइनस B होगा, या इस बात पर डिपेंड करता है कि B एंड C में वैल्यू ज़्यादा किसका है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, और ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो। अगर आप रिजल्ट याद रखते हो तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बोलते हैं कि भैया इसका आंसर तो होगा 18 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि Y येलो मार्बल्स है एंड B है ब्लू मार्बल्स। 18% येलो मार्बल्स को अगर 24% ब्लू मार्बल के साथ ऐड किया गया तो टोटल कितना था 30। 18% का मतलब होता है 18 ना, तो 18 Y प्लस 24 ब्लू, 30 का मतलब 100 से गुना करेंगे तो 3000 आ जाएगा। फिर बोलता है कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, ये जो एक्सीड करता है
2 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाई 200, ये भी सही है। तो 76 18, 4 की 24, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, मतलब 500 आ गया। अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि 6B का वैल्यू कितना आ गया 300, तो ब्लू मार्बल्स हो गए हैं 50। अगर ब्लू मार्बल्स 50 हो गए तो 50 गुना 100 300, येलो मार्बल कितने हो जाएंगे 100, यही ना 1800, 3y + 2 भी हो गया ना, तो 300 + 200 500, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ y² = b²? y² = b² आप कर लीजिए। तो y/b का रेशियो कितना है 2:1, तो ये आ जाएगा 4:1। 4:1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें है कि राखी ने एक बास्केट लिया है, एक वॉलेट और एक बेल्ट लिया है। इन्हें 5%, 8% एंड 10% बास्केट, वॉलेट एंड बेल्ट पे डिस्काउंट मिला है। अब हुआ क्या कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इन्होंने टोटल कितना पे किया। अगर डिस्काउंट ना मिलता तो कितना पे करते हैं, तो बोले कि 350 और 150 मिलकर हो जाता 500, टोटल 580 रुपये पे करने वाले थे। तो 580 ये तो ऐसे ही चला गया, लेकिन इन्हें कुछ डिस्काउंट मिला। पहला डिस्काउंट है 80 रुपये का 5%, मतलब कि 4 रुपये। दूसरा है 150 का 8%, मतलब कि 12 रुपये। फिर 350 का 10%, मतलब 35 रुपये। तो 12 4 16 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा 51। अगर 51 का डिस्काउंट मिल गया है तो 529 रुपये इन्हें पे करने पड़ेंगे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने बोला है कि अच्छा, ये जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाइए, मतलब DI वगैरह का क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ पे उसने पूछा क्या है हम वहाँ पे जाएंगे। ये बोलता है कि पास परसेंटेज ऑफ सेक्शन ए इन एटलीस्ट 1 ऑफ 2 एग्जामिनेशन निकालना है। तो हमें सेक्शन ए पे फोकस करना है। ये सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हम ये देखेंगे। टोटल स्टूडेंट अगर देखोगे तो 9 6 15 और 5 20, 3 1 4 1 5 और 6 1 11 और 2 13, 130 टोटल स्टूडेंट। इसमें से 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल कर गए। तो अगर हम आपसे पूछे कि पास्ड इन एटलीस्ट वन में पास कितना होगा, बोले कि 130 में से 39 को माइनस कर दो तो 91 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 में पास किए हैं। तो कितना परसेंट हो गया, 70% की बात कर रहे हैं हम लोग। 130 का 70% हो जाएगा 91। ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कि कौन सा सही नहीं है सर्कल के रिगार्डिंग। पहला है कि सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, बिल्कुल सही। वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। यही होता है ना, इस सर्कल क्या है आपका कि सेंटर, एक पॉइंट होता है फिर जिसको हम सेंटर बोलते हैं, उससे इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम दूरी पे सब है। फिर डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगला है कि एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ये भी सही है। एरिया होता है आपको πr² एंड सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो देख लीजिए प्रोपोर्शनल हो गया ए, प्रोपोर्शनल हो गया c² के। तो लास्ट वाला यही गलत होना चाहिए। इसमें बोला है कि क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, बेहद ही गलत बात। अब सर्कल के अंदर हम कोई सा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, उसका रेक्टेंगल होना जरूरी थोड़े ना है ना। जैसे हमने ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, रेक्टेंगल नहीं दिख रहा। अगर आप क्वेश्चन नंबर देखते हो अगले को, इसमें बोलता है कि R 120 रुपये पे करता है पीक 5 2 एंड 1 रुपीज़ के क्वाइन में, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वाइन जो यूज़ किया है 40 है। तो हमें बताना है 5 रुपये के कितने क्वाइन ये यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप 2 इक्वेशन बना लो तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। मान लेते हैं 5 रुपये का A क्वाइन है, 2 रुपये का B क्वाइन है, 1 रुपये का C क्वाइन है। ये सब मिला के 120 होना चाहिए और A + B + C का वैल्यू कितना होना चाहिए 5। यहाँ पे चीज़ थोड़ा आसान है। बोलोगे कि कैसे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4A + B, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा ये 20 है ना, 5 नहीं है, 20 है, 20 नहीं है 40 है, टोटल क्वाइन 40 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 80। अब हम A का वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। जैसे A का वैल्यू अगर हमने पुट किया 18 तो 18 चौक 72, ये तो सही। 21 पुट किया तो 21 चौका 84, 22, अब 21 ही नहीं होगा तो 22 23 कैसे होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। अगर आप 18 पुट करते हो तो A का वैल्यू 18 हो जाएगा, तो 18 चौक 72 हो गया। B का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 8, एंड C का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 8 26 हो गया, तो 20 C का वैल्यू हो जाएगा 14। आसानी से हो गया। अगला देखिए। तो अब टेस्ट रैंकिंग का देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक एग्जाम हुआ है जिसमें 73% कैंडिडेट पास हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, 70% जनरल अवेयरनेस में, 64% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। अब इसके बाद है कि अगर 6300 फेल कर गए दोनों सब्जेक्ट में
तो बताना है टोटल कितने नंबर ऑफ एग्जामिनीज थे, मतलब कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि कितने % लोग फेल किए हैं तो अपना काम हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे अगर हम एन ए यूनियन बी की हम बात करें, एन ए यूनियन बी, या तो आप ऐसे समझे या फिर आप ऐसे समझे कि एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास किया है तो क्यू लिख दिया, दूसरा जनरल अवेयरनेस में पास किया है, कि ये केवल पास वालों का हम बना रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, बीच का पार्ट है जो दोनों में पास करेगा। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है कि 64% दोनों में पास किए तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। इसके अलावा 73% पास किए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो क्वांटिटेटिव में 64 तो पहले से ही है, तो बाकी कितना बचेगा 9। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 64 पहले से ही है, बचेगा कितना 70 है तो 6 बचेगा। तो टोटल जो कितने पास हुए हम ये बोलेंगे कि पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने पास हुए तो 9 6 15 15 और 64 मिलकर हो गया 79%। 79% ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक में पास हुए हैं। तो फेल्ड इन बोथ, अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में फेल कितने हुए हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 21%, और यही 21% का वैल्यू कितना है 6300। 3 बार में कटेगा तो 300 आ गया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा तो पता चल रहा है कि 3000। तो टोटल जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो कितने हैं आपका 300 है ना, तो 30,000 सही आंसर आ जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, और यहाँ से आपको वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा या फिर रिवीजन हो गया होगा। अगला देखिए, और इसमें है कि ये बैटिंग एवरेज जो है 40 इनिंग्स में क्रिकेट प्लेयर का है 50 रन, और उसका जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। अगर दोनों इनिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज जो बाकी के 38 इनिंग्स है उसका कितना हो जाता है 48। तो हमें बताना है हाईएस्ट स्कोर प्लेयर का क्या था। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो अगर हाईएस्ट स्कोर आपका लोवेस्ट स्कोर से 172 रन ज़्यादा है, मतलब कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का वैल्यू है 172, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट का वैल्यू 172 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ए वाला तो नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ए बचा दोनों। अगर मान लीजिए हाईएस्ट स्कोर इसका 172 ही आप ले रहे हैं, उस केस में लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 0। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, तो 174 हम टिक कर देंगे। अब देखिए अगर जल्दीबाजी में होता तो 174 टिक कर देते, लेकिन चीज़ों को और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग एंड एवरेज की बात करें तो 40 इनिंग्स में एवरेज कितना है, बोलेंगे कि 50 का एवरेज है, और 38 इनिंग्स में कितना है तो 48 का एवरेज। अब जो दो आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट को आपने बाहर निकाला है, तो अगर दोनों 50-50 या 50 इंटू 200 लेके जाते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि देखिए 40 इनिंग का एवरेज 50 है, इसका मतलब हर एक बंदे को आप 50 असाइन कर सकते हो, ये दोनों आपस में लेके चला जाता 50 इंटू 2, कोई समस्या की बात नहीं थी। लेकिन इसके जाने से इस ग्रुप को नुकसान हुआ है 2 यूनिट का, एवरेज में 2 यूनिट का नुकसान हुआ है, तो सम में कितना होगा 38 लोगों का 2 यूनिट का नुकसान हुआ। तो 38 दूना 76, यहाँ से देखोगे कि 176 आ रहा है, तो H प्लस एल हो गया 176 एंड H माइनस एल हो गया 172। तो हाईएस्ट कितना हो गया 174 एंड लोएस्ट कितना हो गया 2, तो 174 एंड 2, इसलिए सही आंसर हो गया 174। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एनालाइज कर सकते हैं। और देखिए भले ही आप जो अभी का स्टेज है उसमें जो एक्चुअल मेथड है उससे सॉल्व कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये तो अच्छी बात है कि एक्चुअल मेथड आपको पता है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन को एक नज़रिए से देखने का भी कोशिश कीजिए कि कहीं आप ऑप्शन एलिमिनेशन में एक्स्ट्रा माइंड लगा पाते हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें है कि पी और क्यू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल है 15 लाख से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1.5 लाख एंड 4.5 लाख। एक साल बाद प्रॉफिट होता है 1,60,000 का। पी को अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्लस कुछ पैसे, अच्छा पी को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इसके अलावा कुछ और पैसे मिलते हैं जो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है और सैलरी का पार्ट है। ठीक है, पी को अगर टोटल 70,000 मिलते हैं तो सैलरी कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 70,000 में से प्रॉफिट को अगर हम हटा देंगे तो बाकी जो बचा वो सैलरी ही होगा। ये है पी, ये है क्यू। किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिस रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इनटू टाइम, तो टाइम तो सेम ही है, तो रेशियो आ गया 1:3। तो 1:3 का मतलब हुआ कि टोटल मिला के कितना 4 यूनिट, यही 4 यूनिट का वैल्यू है 16000।
1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से पता चला 40,000। ध्यान से देखिएगा, ये जो 40,000 है ना, ये इसके हिस्से का प्रॉफिट है, तो 40,000 तो इसे मिलना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी को इसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा। तो जो लॉजिकल सिनारियो है जिससे के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट, वो यही है 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 40,000 इसे प्रॉफिट का मिलेगा। अलग से इसे 30,000 और मिले हैं, तो बाकी का जो 30,000 है वो इसके साथ मिलके 17,000 हो जाएगा। तो जो इसका सैलरी है वो सैलरी कितना होगा, 30,000। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो है कि AC एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जो दो सर्कल का सेंटर है P एंड Q, रेडियाई है 9 एंड 6, पॉइंट A एंड C पे टच करता है। अगर AC PQ को B पे कट करता है, AB का वैल्यू 12 है, तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगा। चलिए सिनेरियो को समझने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये अपना दो सर्कल हो गया, हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना है। तो एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में होता है कि जो सर्कल के सेंटर है ना, ये आपका टेंजेंट के ऑपोजिट साइड में रहते हैं, मतलब एक ऊपर है तो दूसरा क्या है, नीचे है। सेंटर है आपका P एंड Q, एंड P वाले का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, एंड जो Q वाला है उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब पॉइंट क्या था, A एंड C, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट क्या है, C है। AC जो है वो PQ को कहाँ पे कट किया है, B पे। एक मिनट, हाँ, ये पॉइंट क्या हो गया, जिस पॉइंट पे कट किया ये पॉइंट है B। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मिनट, हो गया B। क्वेश्चन में क्या दिया कि AB का वैल्यू 12 है। अगर AB का वैल्यू 12 है तो आपको किसका वैल्यू बताना है, PQ का वैल्यू बताना। और कोई बात नहीं, अगर AB का वैल्यू 12 है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया क्या, ये यहाँ पे 12 हो गया और ये 9 है, तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, तो 3 पचे 15। PB का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि 15 सेंटीमीटर PB का वैल्यू हो जाएगा। आपको एक बात समझना है कि ये जो PB बाई BQ जो है ना, ये किस रेशियो में, रेडियस के रेशियो में होता है। तो रेडियस क्या है, एक है आपका कैपिटल R, एक हो गया स्मॉल r, मतलब 9/6, जिसे हम बोल सकते हैं 3/2। तो PB का वैल्यू यहाँ से क्या पता चल गया हमें, PB का वैल्यू 15 है, और ये आपको क्या हो गया, BQ। तो BQ हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 पचे 15। BQ का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अगर BQ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया दोस्त, तो PQ का वैल्यू कितना हो गया, तो 15 + 10 25 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो चीज़ हमने बताया ये ऐसा इसलिए होता है, ये जो पॉइंट हम आपको बताए ना, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे सिमिलर होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल तो होता ही है। तो ट्रायंगल जो आपका सिमिलर हो रहा है कि PBA, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल इसका Q, और B तो B, और यहाँ पे C। तो आप देख लीजिए PB बाई QB का वैल्यू कितना है, यहाँ से पता चल रहा है PA बाई QC, और PA बाई QC यही तो रेडियस का रेशियो है, कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो या फिर हो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन है, और टेंजेंट को रेडियस के रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में डिवीजन इंटरनल होगा, वहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में डिवीजन एक्सटर्नल होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है कि व्हील ऑफ बाइसिकल A एंड B का रेडियस है 30 एंड 40 सेंटीमीटर, ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस, जिसमें व्हील A को 5000 रिवोल्यूशन ज़्यादा लगाने पड़ते हैं व्हील B से। साइकिल जो है आपके इस डिस्टेंस को 45 मिनट में ट्रेवल करता है, तो हमें बताना है कि स्पीड पर किलोमीटर आवर में कितना है। कोई बात नहीं, हम ये बोलेंगे जैसे देखिए जो डिस्टेंस है वो कैसे ट्रेवल होगा, बोलेंगे कि सरकमफेरेंस आपको निकालना है, और एक रिवोल्यूशन में सरकमफेरेंस के इक्वल वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं कि n रिवोल्यूशन गया है बड़ा वाला, ठीक है, जो 40 सेंटीमीटर वाला है, ये गया है n रिवोल्यूशन। अगर ये n रिवोल्यूशन गया है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है ना 2 पाई इंटू 40, ये हो गया एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस। n रिवोल्यूशन तो इंटू n कर देंगे। जो छोटा वाला है वह एक रिवोल्यूशन में 2 पाई 30 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 30।
और इसे लगेंगे n प्लस कितना 5000 ज़्यादा है ना, तो 5000 रिवॉल्यूशन। तो देख लीजिए 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा और ए गया ए गया। अगर हम देखेंगे तो 4n का वैल्यू कितना आ गया 3n प्लस 15000, तो n का जो वैल्यू है 15000 हो गया। अगर n का वैल्यू 15000 हो गया दोस्त, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हो जाएगा, कहीं से डिस्टेंस निकाल लीजिए 2 पाई और ये हो गया 40 इंटू 15000। ध्यान दें ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा 15 80 20 से, तो 120 पे 4 0 1 2 3 4, ये हो गया सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर, पाई मिसिंग हो गया। और इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 12 पाई किलोमीटर। अब स्पीड देखिए, इतना जो डिस्टेंस गया है कितने देर में गया 45 मिनट्स में, तो जो स्पीड है वो स्पीड कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12 पाई डिवाइडेड बाई 45 को बोल सकते हैं 3/4 घंटे, तो 3 चौका 12 आ गया 16 पाई किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने में शुरू में भले ही थोड़ा आपको डरावना लगे, लेकिन अगर इन दोनों बातों को आप ध्यान से देखोगे तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि ए का पावर m है, फिर ब्रैकेट में पावर n है, इसका मतलब a m n ऐसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √100 एंड √101 फिर है √99, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 माइनस 99 मतलब कि आ गया है 2। तो जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि p² / q² है और एक है आपका q² / p², इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये पार्ट आ जाएगा p⁴ q⁴ प्लस q⁴ डिवाइडेड बाई p⁴ और प्लस का 2, ऐसा आंसर है तो ऑप्शन नंबर हो गया 3। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देख के आपको ये थोड़ा डरवर लग सकता है, तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए जो क्यूब रूट है t + 40 इसको हम a बोल दे रहे हैं, एंड क्यूब रूट जो t - 20 है इसको हम b बोल दे रहे हैं। तो हमें जो डेटा दिया है वो दिया है कि a - b का वैल्यू 5 है, तो भैया आपको बताना है कि a² प्लस b² प्लस ab का वैल्यू क्या होगा, यही बात है ना। रूट है तो फिर आ जाएगा आपका ab। तो कैसे करेंगे, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप a³ - b³ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 - 20 मतलब कि 60। तो a³ - b³ हमें मिल गया है 60। ये जो a³ - b³ है दोस्त, इसका वैल्यू तो यही होता है ना a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², बोलेंगे कि बिल्कुल होता है। a³ - b³ 60 हो गया, ये वैल्यू 5 है और जो हमें चाहिए वो चाहिए a² प्लस ab प्लस b², तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो पहली नज़र में ये मतलब क्या थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप a एंड b को इंट्रोड्यूस करते हो ऐसे तो चीज़ें आसान होनी दिख जाती है। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दिया है कि सुमित जो है एक आइटम खरीदता है 75,000 में और उसे वो 16% के प्रॉफिट पे बेच देता है। दूसरा आइटम दो आइटम खरीदता है 7500 में, एक को 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 14% के लॉस पे बेचता है। पूरे डील में सुमित को ना तो कोई फायदा हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम क्या होगा। अगर किसी तरह हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम पता चल जाए तो डिफरेंस तो हम निकाल ही लेंगे, बोले कि ये भी सही है। तो कैसे निकालेंगे ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, एक आइटम को ए मान लेते हैं, एक आइटम को बी मान लेते हैं। एक आइटम को जहां आपने 16% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे आइटम को वहीं आपने 14% के लॉस पे बेचा है, बोले कि बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको ना तो कोई फायदा हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम एलिगेशन तो यूज कर ही सकते हैं क्योंकि दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में कंट्रीब्यूशन है दोनों का, तो 0 - -14 तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ये 7:8 के रेशियो में आ गया है। 7:8 का मतलब 15 है। 15 का वैल्यू अगर 7500 है दोस्त, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। हमें पता चल गया कि जो लॉस वाला पार्ट है इसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 4000 है, ये इसका सीपी होगा। जो प्रॉफिट वाला पार्ट है इसका सीपी होगा 3500। चलो ये भी सही है। अब हमें जो करना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस चाहिए, यही ना। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, 16% के प्रॉफिट पे अगर आप इसको बेच रहे हो तो 3500 का एक
16/100 ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। दूसरा अगर देखें तो ये है आपका 4000 और इसे आप 14% के लॉस पे बेच रहे हो, मतलब 86 डिवाइडेड बाई 100, बोले कि सही जा रहे हैं। 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 35 को 116 से गुना करना पड़ेगा, 116 को 35 से, तो 580 एंड ये आ गया है 348, तो 0 8 8 16 और 5 4 9 1 10, तो 40 60 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0 6 4 के 24 800 का 32 2 34, 6 4 के 24 और 800 का 32 34 हो गया ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दोस्त, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 620 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 620 मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एलिगेशन का यूज़ करके हमने कर लिया। अगर मान लीजिए आपको एलिगेशन स्ट्राइक नहीं किया तो क्या करते? तब एक ही ऑप्शन था कि अगर पूरे ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस हो ही नहीं रहा है तो एक आइटम ए का जो 16% है, इससे जितने पैसे मिलेंगे उतने पैसे बी के 14% से मिलने चाहिए, है ना। ए प्रॉफिट वाला हो गया, ए लॉस वाला हो गया, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तब तो जितना का प्रॉफिट हुआ उतना का ही लॉस हुआ, तो नेट मिलके क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से भी अगर आप देखते तो ए बाई बी का वैल्यू कितना आ जाता? 7/8। तो आप ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया सॉल्व, ये ज़रूर बताइए। एक तरीका जो हमें दिख रहा है इसमें कि सबसे पहले जो n का वैल्यू दिया है, अच्छा हमें प्राइम फैक्टर ऑफ n निकालना है ना, तो 3 का पावर 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 + 1 बचेगा, फिर -12 बचेगा। 3 + 1 4 हो गया, एक 3 यहाँ से लेंगे तो 12 बचेगा, फिर 3 का पावर 12 -1 बचेगा, -1 नहीं -12, तो यहाँ से हम -12 कॉमन ले लेंगे। ये अपने पास आ रहा है 3 का पावर 12 -1। बोलेंगे चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब जो इसका हमें चाहिए प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो देखिए चीज़ों को तो सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 3 का पावर 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 3 का पावर 4, 3 का पावर 12 को तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर -1 आ जाएगा, बोल के बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 आ जाएगा 27, तो 12 तो कॉमन है, ये आ गया है 27 टू द पावर 4 -1। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 12 तो रहेगा ही, एक आएगा 27 -1, फिर एक आएगा 27 + 1, इसके बाद आएगा 27 स्क्वायर +1, ये सब मिलके अपना आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया है कि अगर a - b को हम a + b से मल्टीप्लाई करें, फिर a² + b² से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मिलके a² - b² आएगा। साथ में है आपका a² + b², दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a टू द पावर 4 - b टू द पावर 4 आ रहा है, और 1 को आप 1 टू द पावर 4 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या की बात है ही नहीं। तो अब ये सब मिलके हमें बता देंगे कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ये 12 है, 27 - 1 क्या हो गया? 26, और 27 + 1 कितना हो गया? 28। 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 729, और 729 में अगर आप एक जोड़ रहे हो तो आ जाएगा 730। तो अब देखिए जो 730 है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 73 × 5 × 2 आएगा। सबसे बड़ा प्राइम नंबर 73 मिल गया। यहाँ से अगर देखते हैं तो 7 × 2 का स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 28 से आया है 7। यहाँ से देखेंगे तो 13 × 2 आ रहा है, और ये आपका 3 × 2 का स्क्वायर है। तो सबसे जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या निकल के आया है? 73, जो कि होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, और ये ऑब्जर्व करना है कि 1 को हम 1 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, इस केस में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया आप ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम टेलीस्कोपिक सीरीज के अंदर पढ़ते हैं। टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन होता है, और इसका अगर हम सही आंसर निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा? 1/2 इधर आ जाएगा, और 1/3 × 4 में से 1/19 × 20 को हम माइनस कर लेंगे, तो ये 1/2 इधर है, एंड ये आ गया 3 × 19 × 20, यही आ रहा है। तो 3 × 95, यहाँ पे आ गया 95, और यहाँ पे आ गया 3, और ये निकल के कितना आ जाएगा?
2 2 4 तो 23, तो 23 डिवाइडेड बाई 570, और इसका सही आंसर आएगा ये वाला। लेकिन बात है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो आइए देख लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसका तो एक डिटेल एनालिसिस होता है, डिटेल एनालिसिस कभी बाद में देखेंगे, लेकिन आपको बस ऑब्जर्व करना होता है कि जो संख्याएं हैं कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं। कहने के मतलब जो पहला टर्म है इसका लास्ट 2 टर्म अगले के पहले के 2 टर्म के बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए 5 6, यहाँ पे 5 6 है, फिर यहाँ का 6 7 इसके 6 7 के बराबर होगा। ये रहना ज़रूरी है, ठीक। अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना आपका 1/3 × 4 × 5, इसको अलग अलग करके लिखना है। शुरू का 2 टर्म लास्ट का 2 टर्म लिखिए, तो 1/3 × 4 आएगा, बीच में माइनस लिखेंगे, 1/4 × 5 आएगा। आपको देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका एलसीएम आएगा 3 × 4 × 5, और यहाँ पे 5 - 3 जो कि आ गया 2, ठीक है। तो बेसिकली 2/3 × 4 × 5 आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने से, लेकिन एक्चुअली में न्यूमरेटर में 1 ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम 1/2 लगा देंगे, ठीक है। ये बात अब समझ गया 1/2 हमने क्यों लगाया। या फिर आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है ना इसका डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो जो दूसरा टर्म था 1/4 × 5 × 6, इसको क्या करेंगे, 1 शुरू का 2 टर्म 4 × 5 माइनस लास्ट का 2 टर्म 5 × 6, और फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का डिफरेंस है 2, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे कर करके चीज़ों को हम लिखेंगे। और लास्ट में है आपका 1/18 × 19 × 20, इसको भी लिखेंगे तो 1/18 × 19 आएगा, और यहाँ पे 1/19 × 20 आएगा, फिर 1/2। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए क्रॉस में ना ऐसे ऐसे कैंसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो फाइनली आपको टर्म बचेगा वो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि 1/2 सब में ही कॉमन है। ये 1/3 × 4 फर्स्ट टर्म का हो गया, और लास्ट टर्म का सेकेंड पार्ट, मतलब कि 1/19 × 20, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था। इसके बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना। तो समझ गए क्या करना था। मान लीजिए कि इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, चलिए यही वाला देख लेते हैं। हाँ, अगर इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करना हुआ, सेम ही टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा आया 1/3 × 4 × 5 × 6 प्लस 1/4 × 5 × 6 × 7, यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म्स और ये 3 टर्म्स क्या है, कॉमन है। और एक और लिख लेते हैं 1/5 × 6 × 7 × 8 प्लस डॉट 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 डॉट। इसके बाद लास्ट में कुछ भी लिख लेते हैं 1/18 × 19 × 20 × 21, ऐसे चल रहा। तो क्या करेंगे, जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो 3 टर्म है इसको आप लिखिए 1/3 × 4 × 5, पहला का पहला पार्ट हो गया। फिर लास्ट का जो लास्ट जो टर्म है उसका जो सेकंड पोर्शन वाला है, मतलब 19 20 21, इसको लिख लेंगे 1/19 × 20 × 21, ऐसे लिख लिया हमने। अब 1 डिवाइडेड बाई ओवरऑल क्या करना है, 6 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो ये वाला आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें है कि कॉसेक प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, एंड ये पार्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। जो हमें चाहिए उसमें कॉट है। कॉसेक से कॉट में जाने के लिए कॉसेक स्क्वायर का होना जरूरी है। तो पहला जो आपको दिखेगा कि ये जो कॉसेक एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 को इधर लेके आते हैं तो -1 इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 कितना हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। बोले कि चलो ठीक है, ये भी सही है। अब चूंकि हमें सब कॉट में ही चाहिए तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो एक कॉट का पावर 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, जिसे आप लिख सकते हो 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ओके है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कॉट का पावर x चाहिए, इसके बाद चाहिए कॉट का पावर 4, फिर 2 कॉट स्क्वायर एक्स, मतलब कि इसी जगह पे हमें स्क्वायर करना होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो एक कॉट का पावर 8x आ जाएगा। 1 + कॉट स्क्वायर एक्स को जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कॉट का पावर 4x + 2 कॉट स्क्वायर एक्स + 1, समझ रहे हो ना। तो कॉट का पावर 8x माइनस कॉट टू द पावर 4x माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आया है 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है क्या है 1, 1 + 3 क्या आएगा आंसर 4। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब ए वाला देखते हैं। इसमें जो है वो बोलता है कि 3 पर्सन्स है ए बी सी, इनके इफिशियंसी का रेशियो 5:7:3। ए बी सी मिलके काम को 21 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी ने 15 दिन तक काम किया है, फिर सी कितना दिन काम करेगा, मतलब टाइम लेगा बाकी के काम को करने में।
अगर हम आपसे पूछे कि टोटल वर्क कितना होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 7 + 5 12 + 3 15, मतलब 15 के इफिशियंसी से 21 डेज में काम कर रहा है। ये तो टोटल वर्क हो गया। अब बोला है कि ए एंड बी ने शुरू में मिलकर 15 दिन तक काम किया है, तो ए एंड बी मिलकर मतलब 7 और 5 के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 12 × 15, इतना काम किया है। बाकी के काम को सी अकेला करेगा, तो सी का इफिशियंसी 3 है, मान लेते हैं एन डेज इसे लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 3n का वैल्यू कितना हो गया, 15 × 9, एन का वैल्यू कितना हो गया 45 डेज। तो सी को 45 डेज लगेंगे बाकी के काम कंप्लीट करने में, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है, क्या बोला है, हाँ, कि अगर पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज करते हैं X% से एंड कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं X% से, तो एक्सपेंडिचर में डिक्रीज आता है 20.25% का। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या होगा अगर प्राइस एंड कंजम्पशन दोनों को x/3% से इंक्रीज करें। बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है। एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर जो है प्राइस एंड कंजम्पशन का प्रोडक्ट जो है ये डिसाइड करेगा एक्सपेंडिचर क्या है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर में जो चेंजेज आएगा यह पी एंड सी का सक्सेसिव चेंज होगा? बोले कि बिल्कुल सही, सक्सेसिव चेंज। और सक्सेसिव चेंज का जो फॉर्मूला होता है कि आर इफेक्टिव चेंज जो आने वाला है R1 + R2 + R1 R2/100, यही होता है सक्सेसिव चेंज का। बोले कि हाँ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, बोला है कि पेट्रोल के प्राइस में फिर से हम लिखते हैं E = P × C। प्राइस में X% का इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस, कंजम्पशन में X% का डिक्रीमेंट हुआ है मतलब कि माइनस। तो जब इन दोनों का हम नेट निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, नेट तो आ जाएगा माइनस का x² 100%। बोले कि बिल्कुल सही, तो x² 100% का डिक्रीमेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं दोस्त, इसमें तो 20.25% मतलब कि 20 + 1/4 81/4% का डिक्रीमेंट हुआ है। बल्कि कोई बात नहीं, ये जो x² 4% है ना, यही 81/4 होगा। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिक्रीमेंट तो हम पहले ही मेंशन कर दिए। तो अब बताइए x का वैल्यू कितना आएगा। अगर हम 4 से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा ना, अब परसेंटेज भी चला जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा है 9×5 = 45। तो हमें पता चल गया कि प्राइस में जहाँ 45% का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ था, वही कंजप्शन में 45% का डिक्रीमेंट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। नाउ जो सेकंड पार्ट है उसमें बोलता है कि अब जो है प्राइस एंड कंजम्पशन दोनों में x/3% का इंक्रीमेंट होगा। x/3 मतलब 15% का इंक्रीमेंट होगा। अब जब 15% का इंक्रीमेंट होगा तो आर इफेक्टिव का फॉर्मूला तो अभी आपको हम बताया ही। आर इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ से हमें पता है कि R1 जोड़ R2 + R1 R2/100 होता है। चूंकि दोनों 15 हो रहा है तो 15 15 30 और ये आ जाएगा 225/100। तो हमें पता चल गया कि 32.25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये तो आंसर आ गया। आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? अगर आपने मॉक दिया है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका मेथड क्या था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका मेथड और भी शॉर्ट होता है तो हमें नई चीज़ें सीख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे है, इसमें है कि रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बताना है एट द एंड ऑफ 4 ईयर। प्रिंसिपल सेम है, रेट है आपका 33.33%। 33.33% का मतलब हुआ कि 33.33% को अगर हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। मतलब एक साल में 3 रुपये के प्रिंसिपल पे जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, और 1 रुपये। लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो जी हमें देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, राइट। देखिए 1/3 का मतलब हुआ कि 3 का आइटम ना एक साल में हो जाएगा 4। क्योंकि 4 साल की बात हो रही है तो 3 का पावर 4, 4 का पावर 4 होगा, तो 3 का पावर 4 कितना हो गया 81, और 4 का 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसका मतलब जो प्रिंसिपल अगर 81 है तो जाके कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा 256। एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सीन है। यहाँ से अगर हम CI बोले तो कितना आएगा, 6 में से ये गया 5 और ये आ गया 6 में से ये गया 5 आएगा ना, किधर चला, आ जाएगा 5 और ये आ गया 175। तो अभी हमें पता चल गया कि जो
कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होगा आपका 175। अभी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो 1 साल में अगर वो 1/3 सिंपल इंटरेस्ट है तो 4 साल में 4/3 हो जाएगा, मतलब 81 का 4/3 पार्ट जो है ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 27 चौके हो गया 108। आपको यही रेशियो चाहिए तो निकाल देते हैं। CI और SI का रेशियो कितना हो गया? CI है अगर 175 तो SI हो गया 108। 175 108 दिया है, दिया है, हो गया, बेहद ही आसानी से हो गया, कोई समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ा। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। इसमें है कि गिवन फिगर में एक सर्कल है, वो एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है। देखिए स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है लेकिन मानना पड़ेगा स्क्वायर है। फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है कॉर्नर में जिसका डायमेंशन है 20 एंड 10, 20 एंड 10 डायमेंशन दिया है। हमें बताना है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। आइए देख लेते हैं। अगर ये स्क्वायर है, इसके अंदर हमने क्या ड्रॉ किया है? सर्कल। तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा, 1 मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर लिया या ज्वाइन कर दिया। तो ए अगर रेडियस है तो ये भी क्या होगा? रेडियस। ये पार्ट भी रेडियस हो जाएगा एंड पूरा का पूरा रेडियस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो इसका साइड है स्क्वायर का अगर साइड के बारे में कोई पूछे तो हम बोलेंगे साइड हो जाएगा 2r। अब आपको ये समझना है कि ऐसे ना हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें जो पार्ट, ये पार्ट आप को दिख रहा है, ये बोलेंगे कि ये अभी भी रेडियस है। बाकी का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, किधर गया? और कोई कलर लेना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ ये कलर दिखेगा। ये जो बाकी का पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये हो गया डायगोनल। किसका डायगोनल? जो छोटा सा स्क्वायर है उसका डायगोनल। ये डायगोनल हो जाएगा आपका 10√5, क्योंकि ये आ गया 500 आ जाएगा ना, तो 10√5 हो गया। अब हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि r + 10√5 ये मिल के कितना होगा? ये जो पूरा स्क्वायर है इसका डायगोनल जो कि है आपका √2r। तो r का वैल्यू कितना हो गया? 10√5 डिवाइडेड बाई √2 - 1, जिसे बोल सकते हो 10√5 इंटू √2 + 1। तो हमें सबका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना होगा। तो √2 का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1.414। तो ये आपका 1.4 अगर हम ये लेके चले और 1 तो मिलकर हो गया 2.4। √2 को कितना लिखेंगे? 22 का स्क्वायर होता है आपका, कितना होता है 22 का स्क्वायर? 484। तो 4.84 2.2 से ज़्यादा होगा एंड 2.3 से ऑब्वियसली कम, तो 2.25 के आसपास हम लेके चल सकते हैं। तो 10 इंटू 2.25 2.23 कुछ भी ले लीजिए, तो 2.2 ही अगर हम लेके चले, देखते हैं कि बाकी ऑप्शन को अगर पार कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिलके कितना हो जाएगा? तो 24 दूना 48 है, 24 दूना 48 है 4, 52, 5.2 है। यहाँ से आप देख रहे हो कि 52.8 के आसपास आ रहा है। तो 52.8 मतलब कि जो नियरेस्ट आंसर है वो 52 ही हमें लेना पड़ेगा। बल्कि ठीक है, ये भी सही है। तो बस हो गया, क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे आपको ये डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन तो ठीक ठाक दे रहे हैं, प्रैक्टिस मॉक वाले नहीं, टेस्ट रैंकिंग वाले। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें है कि यदि किसी व्यक्ति को, अच्छा नहीं, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का है 8% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अरे भाई, अगर सेलिंग परसेंट कॉस्ट प्राइस से 8% ज़्यादा है तो क्या सीधे का सीधे प्रॉफिट बोलो ना कि 8% है, घुमा के नाक पकड़ता है। फिर बोलता है डिस्काउंट हमने 10% का दिया है। चलो ये भी मान लेते हैं, डिस्काउंट इनका कितना है? 10% का है। तो बताना है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो होता है, आपको पता होगा, 100 में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं और 100 प्लस प्रॉफिट हो जाता है। 100 में डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 90 और एक हो गया 108, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 25 90, 18 छक्के टोटल 5:6 आ रहा है। आ गया ऑप्शन नंबर 1। एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या है कि रोम्बस का एक डायगोनल है आपका 10 सेंटीमीटर एंड इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है जो साइड को टच करता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल है आपका 6 पाई सेंटीमीटर। अगर सर्कल का पेरीमीटर है 6 पाई, मतलब कि रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर 2 पाई आर के हिसाब से। हमें बताना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। रोम्बस के एरिया के लिए हमें जो चाहिए, रोम्बस का या तो साइड मिल जाए, एक साइड मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए? 1 मिनट, या फिर मिल जाए हमें दूसरा डायगोनल। तो ये हमारा क्या होगा? गोल होगा। अब ये जो सर्कल है, सर्कल ऐसे करके टच कर रहा है,
तो सर्कल टच करा तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उससे अगर हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना होना चाहिए वहाँ पे 90 डिग्री का, बल्कि बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। अब सिनारियो है कुछ ऐसा, ए है 90 डिग्री और यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ से हम एक इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा और ये रेडियस भी है। अगर एक 10 सेंटीमीटर का है डायगोनल तो इसका आधा हो जाएगा 5 और ये पार्ट कितना है 3। एक बात तो हमें पता चल गया कि इधर वाला जो पार्ट है कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर। जो दूसरा पार्ट है अगर हमें ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ओके, बाय द वे ये डायगोनल d1/2 होगा इधर का पार्ट, ये भी होगा d1/2 और ये d2 का वैल्यू हमने 10 मान लिया। तो एक चीज़ आपको ये पता होगा कि जब हम रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस और कुछ आइडिया लग रहा है नहीं ना, चलिए तो एक डायगोनल अगर d1 है दूसरा डायगोनल d2 है, d1 d2, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना ये 4 टाइम्स a स्क्वायर होता है। a का मतलब क्या हो गया, बोलेंगे कि साइड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक रिलेशन तो अपने पास आ गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर। a के प्लेस पे एक 4 एंड x दोनों मिला के लेके चले तो 4 प्लस x का होल स्क्वायर एक पार्ट हो गया, बोले कि चलो हो गया। बाय द वे d2 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर, मतलब तो d1 स्क्वायर प्लस 100 यहाँ से आ जाएगा। अगर लिखना होगा कभी तो लिख लेंगे d1 स्क्वायर प्लस 100 का वैल्यू है 4 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये पार्ट सही है। ये हो गया d1/2, ये हो गया 3 और ये हो गया x। तो एक और रिलेशन जो यहाँ निकल के सामने आ रहा है ये है कि d1/2 का जो होल स्क्वायर है ना दोस्त, यह 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब d1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4 9 36 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे अगर हम प्लग इन करेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 36 मिलके आ गया 136 प्लस 4x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 4 टाइम्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस 16। 4 बार कट करेंगे तो ये गया गया 4 से 4 3 12 1 13 34 आ गया ना। तो 8x का वैल्यू, अच्छा एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ध्यान दें, तो 8x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 18 हो गया ना, 16 में से 34 में से 16 गया 18। तो फिर x का वैल्यू है आपका 18 का आधा 9, 9/4। तो चलो ये भी सही है, 9/4 आ गया x का वैल्यू। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, आप ये समझो कि एरिया जो है ना, ये जो एरिया जो छोटा सा दिख रहा है ना इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये पार्ट देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना इसका 4 टाइम्स अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू एरिया इक्वल टू आ गया 4 इंटू 1/2 इंटू हाफ हो गया। बेस कितना है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स मतलब 4 प्लस 9/4 बेस हो गया। हाइट कितना है 3 यूनिट, तो 2 से 2 बार में चला जाएगा 4 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 9 25 या 75/2 जिसे आप बोल सकते हो 37.5। तो 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या है। हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी लेंदी तरीके से किया है। आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, कौन सा शॉर्टकट आपने अपनाया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इन्होंने पूछा क्या है कि AC का वैल्यू AD के बराबर है, AC AD के बराबर है एंड AD जो है BD के बराबर है। EAC का वैल्यू 96 डिग्री है, हमें बताना ACD। अच्छा ये तो एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल, ओके ओके, इसका एक्सटर्नल एंगल नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो आप ये समझिए कि जो ट्रायंगल है ना AD और यहाँ पे B, ADB में ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा थीटा हो गया तो ये पार्ट कितना होगा 2 थीटा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि 96 जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर है, 2 थीटा प्लस थीटा के बराबर। थीटा का वैल्यू कितना गया 32 डिग्री ना, थीटा है आपका 32 डिग्री। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए 2 थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 64 डिग्री। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे। तो अब बारी है ऑलीवुड की, और देखिए ऑलीवुड में क्या है। जैसे फिगर दिया हुआ है जिसमें बोलता है PQ, QS और ST जो है 3 टेंजेंट है सर्कल पे। QS का वैल्यू इन्होंने 28 सेंटीमीटर दे दिया है
और एस टी का वैल्यू दे दिया है कि 3 PQ/4 है। एस टी इक्वल टू 3 PQ/4 मतलब कि एस टी बाई पी क्यू का जो वैल्यू है ये कितना हो गया है 3/4। हमें बताना है कि आर एस प्लस एस टी क्या होगा, यही ना। उनको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो क्यू एस दिया हुआ है ना क्यू एस, इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि क्यू आर प्लस आर एस है, मतलब कि चलो ठीक ये हो गया क्यू आर प्लस आर एस। अब चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया था, क्यू आर का वैल्यू क्यू पी के बराबर हो, आर एस का वैल्यू किसके बराबर, एस टी के बराबर। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया क्यू पी और आर एस का वैल्यू क्या आ गया एस टी। यही वैल्यू कितना है 28। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो रेशियो है क्या बोलता है, एस टी बाई पी क्यू जो है ये आपका 3:4 है। 7 यूनिट का वैल्यू 28 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए आर एस प्लस एस टी, तो एस टी का वैल्यू कितना है 12 और आर एस का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 12, तो 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही था, आपने कैसे किया जरूर बताइए। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोलता है कि दो बोट है एम और एन, और इनका जो स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एम इन 2.5 आवर अप स्ट्रीम एंड 4 आवर इन डाउन स्ट्रीम टूगेदर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एन इन 3 आवर इन डाउन स्ट्रीम एंड 4 आवर इन अप स्ट्रीम। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखेंगे। तो अपने पास एक है वोट एम, एक है वोट क्या एन, ये अपस्ट्रीम अरे डाउनस्ट्रीम। ऐसा करते हैं हम स्पीड लिख लेते हैं, एक ही बार में लिख लेते हैं ताकि बार बार का झंझट खत्म। तो जब एम की बात आप करोगे तो एम का शांत जल में है 16 और धारा है आपका 4। अपस्ट्रीम कितना होगा 16 माइनस 4 करेंगे तो 12, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 20। एन का जो स्पीड है वो है 20, तो अपस्ट्रीम में कितना होगा 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 एंड 20 प्लस 4 करेंगे तो 24। बस काम खत्म। अब जो रेशियो चाहिए वो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे थे। आपको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट एम इन 2.5 आवर्स अपस्ट्रीम। 12 के हिसाब से 2.5 घंटे में कितना जाएगा, तो बोलेंगे 30 किलोमीटर, और 4 घंटे डाउनस्ट्रीम में तो 20 चौका 80, और एन जो है 3 घंटे डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो 24 तिहाई 72, 4 घंटे अपस्ट्रीम जा रहा है तो 16 चौका 64, 110 और नीचे आ गया 6 और 7 6 13 136। तो 2 से करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा 55 और 6 दूना 12 68, 55 एंड 68 आ रहा है। ये देखिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस हम ऐसे अगर टेबल बना लिया है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसमें बुक्स एंड पेन जो है ABCD सिटी में सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन सोल्ड इन सिटी ABCD, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितने सिटी ऐसे हैं जहां पे 50% या ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सेल ऑफ पेन में एज कंपेयर टू बुक्स। ठीक है, देखना है कि कितने ऐसे शहर है जहां में जो पेन है वो आपका बुक से 50 या 50% से ज़्यादा सेल होना चाहिए। तो 50% ज़्यादा का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो इधर देख लीजिए, इसको 3/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 780 में अगर आप 390 जोड़ेंगे ये वाला तो नहीं चलेगा। ये है 920, 920 में अगर 460 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1380 ना, तो 1380 से ज़्यादा है ये पार्ट चलेगा। 240 ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो 360 ही हो जाता है, मतलब 50% इंक्रीमेंट लेते तो, और 320 में 50% इंक्रीमेंट लेंगे तो आ जाएगा आपका 480, तो ये पार्ट भी चलेगा। टोटल 3 ऐसे शहर हैं कि उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में है कि 25,000 रजिस्टर्ड वोटर है जिसमें 80% ने वोट दिया है, 3% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, बाकी के जो वोट है वो इक्वली 2 लूजर कैंडिडेट एंड विनर कैंडिडेट जिसमें को 75% ऑफ वैलिड वोट मिला है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए। हमें बताना है कि हाउ मेनी वोट्स डिड लूजर कैंडिडेट रिसीव। देख लीजिए, तो सबसे पहले जो है बोलेंगे कि ये जो 25,000 है, 1 मिनट, हाँ 25,000 वोटर रजिस्टर्ड थे, 80% ने वोट दिया, तो मतलब 4/5 हिस्सा ने वोट दिया। हुआ क्या है कि 3% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब जो वैलिड बचे हैं वो 97% ही बचे। मतलब चलो यहाँ तक ठीक है,
अब जो वैलिड था, वैलिड में एक होगा विनर, विनर को 75% मिले, बाकी दो लूजर हैं, तो दोनों लूजर को जो बचे हुए उसमें से बराबर मिले, मतलब 25% का आधा कितना होता है, 12.5%, मतलब 1/8वां हिस्सा, 1/8वां हिस्सा दोनों को मिला। हम यही बताना है कि हाउ मेनी वोट्स, हर एक लूजर को कितना मिला है, तो हर एक लूजर को इसके बाद 1/8वां हिस्सा मिला है। तो 4 से 2 बार में चला जाएगा और 5 दूना 10, तो 3 जीरो चला जाएगा। 25 को 97 से गुना करना है, तो 25 सत्य होता है 175 और 25 नवा 225। 225 में अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 242 ना, 25 और 17 होता है 42, तो 2425 आ रहा है, 2425 ऑप्शन नंबर ए। इधर देखते हैं, इसमें है कि एक विक्रेता ने 7500 में कुछ माल खरीदा है, माल का एक बैच खरीदा। अब क्या है कि 10% जो है उसमें खराब हो गया, फिर डैमेज निकल गया। रिटेलर को 30% प्रॉफिट चाहिए ऑन रिमेनिंग गुड्स, बोले कि चलो ठीक है। अच्छा, यदि खुदरा विक्रेता शेष माल पर 30% का लाभ कमाना चाहता है तो बिना क्षतिग्रस्त माल के वो किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ये जो 7500 है ना, 7500 में इसने पूरा सामान खरीदा था, बोले ठीक, 10% खराब हो गया, तो बाकी जो बचा वो कितना बचा है, बोले कि 9/10वां हिस्सा बचा है, बोले कि चलो ये ठीक। अब ये जो रिमेनिंग बचा है इसे ओवरऑल पे 30% का प्रॉफिट नहीं चाहिए। देखिए, बाकी का जो आइटम बचा है मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, बचे हुए पे। तो जब बचे हुए पे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो हम बचे हुए का ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना। पूरे का कॉस्ट प्राइस था 7500, बचे हुए का एक कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पे आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 13/10 से गुना करना पड़ेगा। गया 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 गया, तो कितना आ गया, और देखेंगे तो 13×5 = 65 और 91 और 6 = 97, इसको 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9×5 = 45, 9×7 = 63 और 4 = 67 और 81 और 6 = 87। 8775 रुपीज़ में इन्हें बेचना पड़ेगा जो बाकी के बचे हुए। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इसने ये बोलता अगर कि 30% प्रॉफिट, 30% ओवरऑल प्रॉफिट अगर बोलता, ओवरऑल मतलब जो डैमेज्ड गुड है ना उसको भी कंसिडर करना है, भले ही उससे उसे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, 100% का लॉस है, लेकिन जो पूरा उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 7500, इस पे उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए। तब आंसर क्या आता है, ये बात आप जरूर बताइए। आगे चलिए, अब 25 नंबर में, 25 नहीं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 25 इंसान जो है ये काम को 40 दिन में कर सकते, 24 दिन तक काम करने के बाद 35 और इंसान एम्प्लॉय होते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिन में हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे हम टोटल वर्क पे चलेंगे। टोटल वर्क क्या है, 25 लोग जो है वो 40 काम करेंगे, तो एक टोटल वर्क आवर बोल सकते हो, तो 25 × 40 हो गया। हुआ क्या है, ये जो 25 लोग हैं ना ये 24 डेज तक काम कर लिए, अब 35 लोग और आ गए हैं, तो अब टोटल कितने हो गए, 60 लोग, और मान लेते हैं n डेज तक काम चलेगा। तो यहाँ से 25 × 16 का वैल्यू आ गया है 60n। n का वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले देखेंगे तो ये हो गया 25 × 16 / 60, कितना आ जाएगा, 8, 4 से करेंगे 4 चौका 16, 4 15, 5 तिहाई, 5 25, 20/3 डेज में काम हो जाएगा। 20/3 डेज का मतलब होता है 6 होल 2/3 डेज। ठीक, अगला देखिए, अब ये है कि एक कंपनी में सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एक एम्प्लॉय जिसका 56 kg वजन है ऐड किया गया है, तो एवरेज जो है 1 kg से बढ़ गया। एक और एम्प्लॉय आया है जिसका वेट है आपका 52.4 kg, उसको जब हमने ऐड किया तब जो एवरेज है वो 1.2 kg बढ़ा है ओवर ओरिजिनल एवरेज, मतलब पहले के एवरेज से। अब हमें बताना है कि ओरिजिनल एवरेज ऑफ एम्प्लॉय कितना। बेहद ही आसान इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए कैसे करना है, आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे हम नंबर एंड एवरेज लेके चल रहे हैं। अज्यूम करते हैं कि इनिशियली n पीपल थे और एवरेज था इनका a। एक इंसान आया n+1, तो जो इंसान आया उसका वेट कितना है, बोलेंगे कि 56 kg है, एवरेज हो गया है a+1। एक और इंसान आया तो n+2 हो जाएगा। अभी जो नया इंसान आया है इसका वेट कितना है, 52.4। क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिनल एवरेज से आपका 1.2 kg ज़्यादा है, तो ओरिजिनल एवरेज a है,
यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1.2। चलो कोई बात नहीं। अब जो है ना खेला स्टार्ट होता है। पहले आप इसको देखिए, बोले कि देखो एक बंदा 56 केजी का है, उसके आने से एवरेज अगर 1 केजी से बढ़ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि 56 केजी वाला 56 माइनस ए ज़्यादा लेके आया होगा, क्योंकि ए पार्ट तो एवरेज में ही चला गया। 56 माइनस ए हो गया डेविएशन। अब इस डेविएशन को हर एक लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे, टोटल n+1 लोग हैं, तब आएगा यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो जो डिफरेंस है वही आएगा, तो 1 आ गया। यहाँ से n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू आ जाएगा 55 माइनस ए, लेकिन चलो ये भी सही। अब जो दूसरा पार्ट है इस पर हम देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या, अब एक बंदा और आया है जिसका वजन है 52.4 kg, लेकिन चलो ठीक है। इसके पहले वजन कितना था, बोले कि एवरेज है a+1, तो 52.4 जाहिर सी बात है a+1 से ज़्यादा होगा। अगर आप ग्रुप में ज़्यादा लेके आओगे तभी तो एवरेज बढ़ेगा। कितना ज़्यादा होगा, तो हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेने से आपको पता चलेगा कि a 51.4 माइनस ए यूनिट ज़्यादा है। अब जो भी ज़्यादा हुआ हर एक लोगों में इक्वली बटेगा, n+2 लोग हैं। ऐसा करने से यहाँ पे चेंज इन एवरेज कितना है, 0.2 का। 0.2 को आप 1/5 बोल सकते हो, 1/5 का चेंज हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 का 20, 5 और 2 7 और 5 है 25, 257 आ गया ना। हाँ 257 माइनस 5a का वैल्यू है आपका n+2, तो n का जो वैल्यू यहाँ से आ रहा है ये आ गया आपका 255 माइनस 5a। दोनों n का ही वैल्यू है तो आपस में बराबर होगा। पता चला कि 55 माइनस a का वैल्यू है 255 माइनस 5a के बराबर। तो भैया 4a का वैल्यू कितना हो गया 200, a का वैल्यू कितना हो गया 50। तो ऐसे करके हम आसानी से लेके चले a का वैल्यू हो गया 50। आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया ज़रूर बताइए। अगर मान लीजिए n का वैल्यू पूछता तो n का वैल्यू आप यहाँ से बता देते, n कितना हो जाता 5। आप n यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, बात तो सेम ही है। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ये इतना ईजिली इसलिए हो गया क्योंकि हमने डेविएशन के कॉन्सेप्ट का यूज किया। आपने कैसे सॉल्व किया है आप बताइए। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि सैम नाम का एक इंसान है जो एक काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वीर जो है उससे 80% ज़्यादा इफिशियंट। ठीक है, तो वो दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीर जो है वो काम 9 डेज ड्यू टू सम इशू, मतलब 9 दिन के बाद ही छोड़ देता है। तो सैम अकेला बाकी काम को कितने दिन में करे, कोई बात। तो अगर हम सैम एंड वीर के इफिशियंसी का रेशियो ले तो क्या हुआ है कि वीर जो है 40% ज़्यादा इफिशियंट है, 80% ज़्यादा। 80% का मतलब 4/5, तो ये 5 है तो इसका इफिशियंसी 9 है। अब भैया टोटल वर्क कितना होगा, सैम जो है 5 की इफिशियंसी से काम करेगा, 46 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। हुआ क्या है कि दोनों मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों मिलके मतलब इफिशियंसी कितना है 14, और इन लोगों ने 9 डेज तक काम किया है। बाकी के काम को सैम को अकेले कम करना पड़ेगा क्योंकि वीर साहब तो भाग गए। 5n का वैल्यू कितना है, 180 में से 14 नवा 26 से 126 चला गया, ये आ जाएगा आपका 54। n का वैल्यू हो गया 11 × 55, मतलब कि 10.8 ना 10.8 डेज। देखिए ऐसे करेंगे कोई समस्या ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है ना, चलो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है एंड बी एम का वैल्यू 5.4 है एंड सी एम का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। हमें एरिया बताना है। अच्छा, अगर हमें किसी तरह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा ना, एरिया आ जाएगा। ओके चलिए जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। ए 5.4 है तो इधर भी 5.4 हो जाएगा, ए 4 है तो ए भी 4 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ये सब क्या होगा, रेडियस। ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस, ए भी रेडियस। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लीजिए रेडियस का वैल्यू भी आ जा रहा है तब भी हम एरिया निकाल लेंगे। अगर हम तब भी एरिया निकाल लेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला जो सिनारियो है वो तो चला गया, क्योंकि देखिए एक पार्ट 4 + r होगा, एक पार्ट होगा आपका 5.4 + r,
और ये हो गया 9.4। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी होगा, तो इसलिए हम उस पार्ट पे अभी नहीं जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ये देखें कि पहला वाला जो एरिया है 4.32, इसके लिए क्या सिनारियो है, तो हम बेस मान रहे हैं आपको इसी को, बाकी इसको 9.4 को बेस मान के अगर ये वाला पार्ट को अगर हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू 9.4 इंटू परपेंडिकुलर को मान लीजिए डी, मतलब एरिया आ रहा है 4.7 इंटू डी। अब हमें ये समझना है कि ये जो डी है ना, पहला 4.32 लाने के लिए डी का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। क्या डी का वैल्यू लेस देन 1 इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा? जैसे 4 प्लस आर का स्क्वायर आ रहा है और यह 5.4 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 9.4 का स्क्वायर, यही है ना। 9.4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16, 9 चौका 36, 2 72, 1 73 और 9 81, 7 88, मतलब 88.36 आ रहा है। वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, और पहले देख लेते हैं आर का वैल्यू कितना है। आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36, और 7.4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 चौका 16 और 7 चौका 28, 56, 1 57 और 49 और 5 54, ये कितना आ गया? और इसे ज़्यादा आ गया ना, मतलब आर का वैल्यू ना अप्रॉक्सीमेटली 2 होगा, 2 से कम होना चाहिए। तो देखिए अगर आर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 है एंड 2 से कम होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस डी दिख रहा है ना, डी डिस्टेंस डी, ये जो आपका डायमीटर है मतलब 2r, उससे तो ज़्यादा है, बोल के बिल्कुल। तो जो डी का वैल्यू है ना, डी का वैल्यू आपका, एक मिनट, डी का जो वैल्यू है वो आपका 2r से ज़्यादा होगा। अब आर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 है, मतलब डी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 होगा, 4 से थोड़ा सा कम हो सकता है, ये 4 के आसपास होगा। अगर आर का वैल्यू हम 4 भी ले रहे हैं तो एरिया जो है 7 चौका 28, 4 चौका 16 और 2 18, 18.8 या इससे ज़्यादा या इसके आसपास होना चाहिए। अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्त, ऑप्शन में 4.32 तो होगा नहीं, 10.8 भी नहीं होगा, क्योंकि तो 18.8 से बहुत दूर है। 18.8 के आसपास जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 21.6, तो इसका जो आंसर आएगा ये 21.6 होगा। आप बोलोगे कि आपका तो 18.8 आ रहा था, 21.6 आपने कैसे अज्यूम कर लिया? तो भैया हमने तो ये बोला है ना कि आर का जो डी का वैल्यू है वो 2r से ज़्यादा होगा। अब 2r से कितना ज़्यादा होगा ये थोड़ा ना हमें पता है। आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है, मतलब 1.9 अगर हम लेके भी चले 1.9, तो हमें पता चला कि डी का वैल्यू ना 3.8 से ज़्यादा होगा। 3.8 से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, 4.1 वगैरह कुछ भी हो सकता है। हमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता है ना, हम तो अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेटा का हमने मैनिपुलेशन किया है। एक्चुअल में सॉल्व करने जाते तो इस क्वेश्चन को हमें स्किप ही करना पड़ता। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सर्कुलर रेस है 1240 मीटर का, ए एंड बी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, स्पीड है 34 एंड 66 किलोमीटर पर घंटे। वे लोग कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक? अगर वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं दोस्तों, वी रिलेटिव कितना होगा? तो बोलें कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 5/18, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में ना, पता चल गया 250/9 मीटर पर सेकंड। अब जो टाइम लगेगा, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोले कि हाँ ठीक है ऐसे जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, दोनों मिलके जो 1240 मीटर जितने देर में तय कर लें। तो 1240 जाना है, यहाँ है 250, इधर कितना हो गया 9, गया गया। तो ऊपर 4 से, नीचे भी 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, बरचों का 48 और 1 49, तो ये आ जाएगा आपका 4.96 को आपको 9 से गुना करना है। तो 9 छक 54, 9 81 और 5 86, 54 86, 9 चौका 36 और 8 44, 44.64 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 45 सेकेंड। ओह, और यही लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है आपका 360 डिग्री का पार्ट 10 समाप्त होता है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको शानदार लगे, ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, या फिर यहाँ पे जो आपने मेथड देखा वो आपके सॉल्व करने के मेथड से थोड़ा अलग था, इफेक्टिव था। तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे हमें चीज़ें आइडिया लगती रहेगी कि जो एफर्ट है वो कितना आप तक पहुँच पा रहा है या फिर कितना आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
फ़ायदा पहुंचने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।